नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। आखिरकार 29 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार के मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो ही गया। कई मिथक टूटे, कई धारणाएं टूटी, कई पुरानी परंपराओं को पीछे छोड़कर कुछ नई बातें इसमें शामिल हुई है। अभी तक होता यह था कि आबकारी विभाग जैसा संवेदनशील विभाग मुख्यमंत्री के पास नहीं होता था। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में आबकारी विभाग यानी शराब नीति को लेकर काफी विवाद की स्थिति रही है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने यह विभाग अपने पास रखा है। लेकिन वित्त विभाग जैसा एक अहम दायित्व युवा मंत्री और आईएएस रहे ओपी चौधरी को दिया है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के महत्व को जिस तरह से स्वीकार किया गया है, बजट के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा विभाग उनके पास है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से उन मंत्रियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें विभाग दिया गया है, उनके स्वभाव, कार्यशैली, बजट के बारे में वो जानकारी जिन्हें जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। शायद सरकार में बजट के अनुसार विभागों का बंटवारा कुछ इस तरह से किया गया है। ओपी चौधरी को वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का मंत्री बनाया गया है। मौजूदा शायद सरकार ने 1,21,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। पिछले दिनों विधानसभा की शीतकालीन कार्रवाई के दौरान अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया गया था। अब सारे वित्त विभाग का काम ओपी चौधरी के पास होगा। साथ में आवास एवं पर्यावरण मिलाकर 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के राज्य का बजट बनाने का अधिकार अब ओपी चौधरी जैसे एक युवा और पुराने प्रशासनिक अधिकारी के पास होगा। बृजमोहन अग्रवाल, जिनके पास स्कूल शिक्षा, संसदीय कार्य, उच्च शिक्षा, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग होगा। इसमें अकेले स्कूल शिक्षा का ही बजट 19,489 करोड़ रुपए का है। उच्च शिक्षा विभाग का बजट 1,196 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति के लिए जहाँ केंद्र सरकार की विशेष रुचि है, इसका भी बजट आने वाले दिनों में निश्चित रूप से केंद्र की मदद से बढ़ने वाला है। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जिनके पास गृह, जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है, उनके पास अकेले पंचायत विभाग में ही 10,329 करोड़ का बजट होगा। साथ में गृह विभाग के लिए 6,520 करोड़ का अलग से बजट वाला विभाग होगा। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अलग से बजट होगा। युवा और तेज तर्रार मंत्री विजय शर्मा को गृह विभाग जैसा अहम दायित्व दिया गया है। मंत्रिमंडल में जिसके पास भी गृह विभाग होता है, उनकी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। पिछले दिनों पत्रकारों ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि यूपी के पुराने मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस और भगवान राम के अलावा हिंदू धर्म के बारे में फिर से अपमानजनक बातें कही है, तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से थी। आपका हृदय क्या कहता है, एक बार आप स्वयं उस बात से अपने हृदय में टटोल कर देख लें और किसी के बारे में कह के बताएं, सर तन से जुदा हो जाएगा। मंत्री विजय शर्मा की साफ गोई से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय का दायित्व मिलने के बाद विजय शर्मा किस तरह से खुलकर काम कर पाएंगे। खासकर कवर्धा का इलाका, जहां से वो खुद चुन कर के आए हैं, वहां उन्होंने तमाम विपरीत हालातों को देखा है। अब इसके बाद बारी आती है चौथे मंत्री रामविचार नेताम की, जिनके पास कृषि विकास, कृषि कल्याण, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास का विभाग होगा। इनके मंत्रालय का भी बजट है, जिसमें अकेले कृषि विभाग का ही बजट है 10,070 करोड़ रुपए। आने वाले दिनों में ये बजट और बढ़ने वाला है। अब इसके बाद पांचवें मंत्री डिप्टी सीएम अरुण साव, जिनके पास विधि, विधायी, पीडब्ल्यूडी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय निकाय जैसे अहम दायित्व होंगे। दरअसल अरुण साव पिछली रमन सिंह सरकार में सरकार की ओर से सरकारी वकील के रूप में, हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में अपना पक्ष रखते रहे हैं। कानून की अच्छी जानकारी के कारण उन्हें विधि विधायी का दायित्व दिया गया है और पीडब्ल्यूडी, पीएचई, नगरीय निकाय का भी दायित्व दिया गया है। इनके पास अकेले पीडब्ल्यूडी में ही 7,551 करोड़ रुपए का बजट होगा और पीएचई के लिए 2,557 करोड़ का बजट होगा। केंद्र सरकार की नल जल योजना को साकार रूप देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके पास होगी। इसके बाद मंत्री दयालदास बघेल, जिनके पास खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग होगा। खाद्य विभाग में 6,464 करोड़ का बजट है। इसी तरह केदार कश्यप, जिनके पास वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग इनको दिए गए हैं। वन विभाग में ही 3,136 करोड़ का बजट है, जबकि जल संसाधन में 3,607 करोड़ का बजट है। इसके अलावा कौशल विकास एवं सहकारिता का बजट
अलग है। इसके बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्हें लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और 20 सूत्री योजनाओं का मंत्री बनाया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का ही बजट है 5,497 करोड़ का। ये सहायक मंत्रिमंडल के पढ़े लिखे मंत्री हैं, MSc हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग जैसा अहम दायित्व जो इन्हें दिया गया है वो छत्तीसगढ़ तो क्या किसी भी प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य जैसी अहम जिम्मेदारी इन्हें दी गई है, क्यों दी गई है इस पे अलग अलग चर्चा हो रही है। अब इसके बाद मंत्री टंकराम वर्मा, जिन्हें खेलकूद, युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन का विभाग दिया गया है, जिसमें राजस्व विभाग में ही 3,285 करोड़ का बजट है। टंकराम वर्मा पहले शिक्षक रह चुके हैं, कई मंत्रियों के PA रह चुके हैं, रायपुर ग्रामीण की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष बनाए गए। इन्हें जो युवा वाला विभाग दिया गया है, खेलकूद, युवा कल्याण, इसके अलावा आपदा प्रबंधन और राजस्व विभाग दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा राजस्व विभाग की होगी, जो किसी भी प्रदेश के लिए राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इनके बाद लक्ष्मी रजवाड़े, महज 31 साल की युवा महिला मंत्री हैं, सहायक मंत्रिमंडल की इकलौती महिला मंत्री हैं, भाजपा महिला मोर्चा की राजनीति में सक्रिय रही है, जिला पंचायत की सदस्य रही हैं। इन्हें जो विभाग दिया गया है महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग, जिसमें महिला बाल विकास के लिए 2,675 करोड़ और समाज कल्याण के लिए 1,125 करोड़ का बजट है। अब इनके बाद लखनलाल देवांगन, ये जमीन से जुड़े नेता बताए जाते हैं। लंबे समय बाद कोरबा से भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने जीत दिलवाई है। पार्षद से राजनीतिक कैरियर का इन्होंने शुरुआत की है, लगातार आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। कोरबा के औद्योगिक इलाके से आते हैं, श्रमिक आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। पार्षद के बाद ये महापौर भी बने। पहले चर्चा ये थी कि इन्हें नगरीय निकाय का विभाग दिया जाएगा, लेकिन अब इन्हें उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम विभाग दिया गया है, जिसमें अकेले वाणिज्य उद्योग विभाग का ही बजट करीब 3,500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ये तो बात हुई मंत्रियों को उनके विभागों के बंटवारे की, कितना बजट है इस पर चर्चा हुई। अब यदि इसमें हम राजनीतिक लिहाज से देखें तो अरुण साव को जो अहम जिम्मेदारी दी गई है उसमें गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़े OBC नेता के रूप में उभरे हैं। उन्हें PWD, नगरीय प्रशासन जैसे अहम विभाग देकर उनकी प्रोफाइल को दमदार किया गया है। प्रदेश में गरीबों के मकान, शहरों के विकास के मुद्दे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहते अरुण साव ने जो आंदोलन किए थे भाजपा के लिए, वो जीत का कारण बने। इस वजह से उन्हें इतने महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। आपको 15 मार्च 2023 का वो आंदोलन याद होगा जब विधानसभा का घेराव किया गया था। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में ये सबसे सफल और बड़ा आंदोलन माना जाता है, जिसमें PM आवास योजना को लेकर पूर्ववर्ती भूपेश सरकार को घेरा गया था और यह समझाने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से गरीबों के उस समय के 16 लाख मकान सिर्फ इसलिए वंचित रखे गए थे क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री को आपत्ति थी कि इस योजना के नाम के आगे प्रधानमंत्री शब्द क्यों लिखा हुआ है। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार को अपने अंश का सिर्फ 40% देना था, 60% केंद्र दे रही थी। बावजूद इसके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और मोदी सरकार और भाजपा को फायदा न मिले, इसके लिए गरीबों को उनके आवास से वंचित रखा गया था। फिलहाल OP चौधरी को आवास मंत्री बनाया गया है, लेकिन अरुण साव को जो विभाग दिया गया है उससे छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा मिल सकती है। अब बात बृजमोहन अग्रवाल की, सबसे कद्दावर मंत्री माने जाते हैं। पहले भी लंबे समय तक 15 सालों तक मंत्री रहे हैं। उन्हें करीब करीब वही विभाग दिए गए जो पहले भी उन्हें मिलते रहे हैं। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि वो स्कूल शिक्षा मंत्री तो थे, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग भी उन्हें दिया गया है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है, शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर होगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को कैसी नई दिशा दी जाए, इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके अनुभव के कारण उन्हें दी गई है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए पुराने का अच्छा कॉम्बिनेशन प्रस्तुत किया है। मंत्रिमंडल का जिस तरह से उन्होंने गठन किया है, जिस तरह से विभागों का बंटवारा किया है, कई पुरानी परंपराओं के टूटने के साथ जो परंपरा कायम रही है वह यह है कि खनिज, ऊर्जा और जनसंपर्क जैसे विभाग विष्णुदेव साय के पास ही होंगे और ऐसे सारे विभाग जो कि किसी और मंत्री के पास नहीं है वो उनके पास होंगे। लेकिन मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो थोड़ी देरी हुई है, करीब 6 दिन बाद 23 नवंबर को शपथ लिया गया था 10 मंत्रियों के द्वारा। इससे पहले 13 दिसंबर को स्वयं CM के अलावा
2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी और 29 दिसंबर को जब मंत्रिमंडल के विभागों को बांटा गया है तो इसमें जो देरी हो रही थी उसकी भी राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा हो रही थी। कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया, लेकिन इसके पीछे जो असल कारण है वह दूरगामी सोच है कि आने वाले दिनों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को लागू किया जाए, मोदी गारंटी योजना को लागू करवाने के लिए किस तरह से प्रबंध किया जाएगा कि कौन सा मंत्री इसके लिए उपयुक्त होगा। दिल्ली में बैठे हुए बड़े नेता इस पर लगातार मंथन कर रहे थे। लगातार मंथन चिंतन के बाद आखिरकार विभागों का बंटवारा हुआ है। एक चर्चा और है कि पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार की तरह इस बार विष्णुदेव सरकार का काम कई मायनों में जुदा होगा। कितना जुदा होगा, कैसे जुदा होगा, क्या किसी का हस्तक्षेप होगा, इस पर लगातार हमारी निगाह बनी रहेगी। राजनीति की सुचिता के लिए लगातार राष्ट्रबोध ऐसे गंभीर और संवेदनशील विषयों पर लगातार एक जनमंच के रूप में प्रस्तुत होता रहा है। तो आज का अंक कैसा लगा इस पर कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।